नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जो है वो समाप्त हो चुके हैं और 20 मई को ही जो है 5वें चरण के मतदान के साथ समाप्त हुए लोकसभा चुनाव और पूरे 48 लोकसभा सीटों पर जो है वोटिंग पड़ी। और अब ऐसे में तमाम जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं और ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, वो सभी के सभी इस आकलन में लगे हुए हैं कि इस बार 4 जून के रिजल्ट से पहले कि क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रहा है, किस पार्टी को कितना नुकसान होगा और किस पार्टी को सीटों का कितना फायदा पहुंचेगा। और ऐसे में जाने माने देश के पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हैं योगेंद्र यादव, चुनाव को लेकर के वो काफी भविष्यवाणियां करते रहते हैं और ऐसे में उनका एक और आकलन सामने आया है महाराष्ट्र का जो सिनेरियो है उसको लेकर के कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। न्यूज तक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के राजनीति में इस बार बीजेपी को जो है, बीजेपी यानी एनडीए जो पार्टियां हैं, अलायंस पार्टियां, उनको 20 सीटों का नुकसान होते उन्हें दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 20 सीटों का नुकसान। अब ये सोचिए, 20 सीटों का नुकसान उन्होंने बताया अपने आकलन से। और वहीं हम पहले भी बताते रहे हैं, जब हमारी रिपोर्टिंग के थ्रू हम लोगों से मिलते थे या बाकी जो तमाम जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक्सपर्ट्स, उनकी जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते थे या जो चीजें हमारे पास आ रही थी, उस दरमियान में हम बता रहे थे कि 25 से 30 सीटों तक का नुकसान जो है वो एनडीए पार्टी को इस बार हो सकता है। और जिसमें से योगेंद्र यादव ने कहा है कि 20 सीटें, तो मतलब नुकसान होते जो है दिखाई दे रहा है। और 20 से 22 सीटें कोई कम सीटें नहीं होती हैं, बहुत भारी सीटें होती हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2014-2019 में जब बीजेपी की अलायंस पार्टी थी शिवसेना के साथ में, जब वो मिलकर लड़ रहे थे, तो 42 सीटों के आसपास जो है वो जीत करके आए थे। दोनों पार्टियों के अलायंस ने 48 में से 42 सीटें जीती थी। अब ऐसे में अगर 20 सीटों का नुकसान होता है तो वो घटकर आधे पे पहुंच जाते हैं, यानी बहुत बड़ा नुकसान। अच्छा, ये आगे ये भी कहते हैं योगेंद्र यादव की पिछली बार की तुलना में बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी को जो है वो 5 से 6 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन जो बाकी नुकसान है, जो 13-14 सीटों का और नुकसान होगा, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की जो एनसीपी है उनको मिला करके होगा। और टोटल एनडीए का जो नुकसान होगा वो 20 सीटों के आसपास जो है हो सकता है, यानी 22 सीटों के आसपास जो है वो एनडीए गठबंधन जीत सकता है, 22 सीटों के आसपास, और 20 सीटें उनके हाथ से जा सकती है। अब आप सोचिए कि ये जो नुकसान होगा, इसमें सबसे बड़ी सेंधमारी कौन करने वाला है इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और दोनों को नकली बताया गया था। नरेंद्र मोदी जो चौथे फेज के चुनाव में जब यहाँ आए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने नकली शिवसेना, नकली एनसीपी कही थी। अब वही नकली एनसीपी, नकली शिवसेना जो है वो एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि शरद पवार, भले ही उनकी पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई हो, 2 भाग में बट गई हो, लेकिन शरद पवार आज भी एनसीपी की तरफ से अगर खड़े हैं तो अभी भी भारी दिखाई देते हैं अजीत पवार की पार्टी की तुलना में। और वहीं बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, तो भले ही वो सीएम हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से उन्होंने रैलियां की हैं, जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को कन्विंस किया है कि इंडिया गठबंधन जो है, उनके बीच जो पार्टी आने वाली है, जो जीत कर आने वाली है, जो जनता के सपोर्ट से जीतने वाली है, वो क्या कुछ उनके लिए करने वाली है और साथ ही साथ क्या कुछ अन्याय उनके साथ हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि महाराष्ट्र के कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात चले गए, इस बात को भी प्रमुखता से उद्धव ठाकरे ने जनता तक पहुंचाया है। और ये भी कहा है कि जब वो सीएम बनेंगे या इंडिया गठबंधन का जो पीएम जब बैठेगा सेंटर में, तो महाराष्ट्र का लूटा हुआ वैभव वो महाराष्ट्र को वापस करेंगे, ये उनका वादा है। ये सब चुनाव में उन्होंने बड़े ही प्रमुखता से पहुंचाया। और साथ ही साथ जो असली शिवसेना, नकली शिवसेना की लड़ाई थी, वो भी जनता के बीच लड़ी गई है, ना सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, बल्कि बीजेपी की तरफ से भी। जब बड़े केंद्र के मंत्री जब यहाँ आए थे, और जैसा कि मैंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो खुद रैली करने आए थे और अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने स्टेटमेंट में नकली शिवसेना और नकली एनसीपी बात कही थी, जो कि उनके ये बात निकली, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैकफायर करता हुआ स्टेटमेंट दिखाई दिया। क्योंकि ना सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों में इसके लिए नाराजगी हुई, साथ ही साथ जनता के बीच में भी देखा गया कि कुछ जनता में भी जब हमने बात की तो जनता को भी कई बार ये कहा गया कि इस तरह की स्टेटमेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उस तरीके से नहीं है कि इस तरीके की स्टेटमेंट दे और उनको सूट भी नहीं करता है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये कही गई हैं। अब ऐसे में जब चुनाव संपन्न हुए हैं और ग्राउंड लेवल पर लड़ाई जब इतनी लड़ी गई है,
तो अब सीटें कौन कितनी जीतेगा, इसको लेकर के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको भी अंदाजा है कि गणित क्या बैठ रहा है। ना सिर्फ टीवी में जब पत्रकार कोई बैठ के अगर आकलन दे रहा है, किसी पेपर में कोई बड़ा पत्रकार बैठ के अगर आकलन दे रहा है, तो क्या इतनी बड़ी पार्टी के पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही होगी कि वो कितनी सीटें जीत करके आ रही हैं? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इनके कार्यकर्ता भी होमवर्क करते हैं। कई बार घर-घर तक जाते हैं, कई-कई बार एरिया-एरिया में जाते हैं और वो एक सर्वे भी होता है ग्राउंड लेवल पे कि आखिर किस तरीके से जो है जो जनमत है वो तैयार हो रहा है और किस तरफ जो पार्टी रुख कर सकता है। पार्टी के वोटर्स जो हैं, जो वोट करते हैं उन्हें वो क्या शिफ्ट कर जाएँगे या उन्हें वोट देंगे। तमाम आइडिया लोगों को जो पार्टियां वो लगाती हैं। अब ऐसे में क्या 4 जून को जब रिजल्ट आने वाला है, तो जैसा कि अभी योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को 20 सीटों, एनडीए को 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। 42 सीटें जीतने वाली जो पार्टी है एनडीए गठबंधन 2014-2019 में, इस बार वो सीधे-सीधे घट करके 22 सीटों पर आ सकती है और इंडिया गठबंधन जो है भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जब ये आकलन योगेंद्र यादव दे सकते हैं और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि असली शिवसेना नकली शिवसेना का जिक्र किया उन्होंने कि उस पर जो है काफी कुछ निर्भर किया उस बयान पे भी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं और जो अजीत पवार हैं, ऐसा ना हो कि इस बार के चुनाव के बाद आपको ढूंढना पड़े कि वो दोनों कहाँ हैं, क्योंकि जब शिवसेना जब एक हुआ करती थी तो सारे पार्टी के नेता एक हुआ करते थे, लेकिन शिवसेना जब दो भागों में बटी तो सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए नहीं एकनाथ शिंदे के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई बन गई है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही है। ऐसे में अगर पहले ही लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे अगर फेल हो जाते हैं, अगर उनकी सीटें उतनी नहीं आ पाती हैं जितनी की वो उम्मीद लगा रहे हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और उनकी जो शिवसेना है वो उनका क्या होगा? क्या केंद्र से फिर से वापस से वही सपोर्ट उन्हें मिलेगा? और उसी तरीके से अजित पवार की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से एनसीपी की नेतृत्व कर रहे हैं अभी अजित पवार, और सरकार बनाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से एनसीपी टूटी और फिर वो बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए अलायंस के साथ आ गए और सरकार बनी। तो ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस जो दोनों के साथ में अलायंस बना करके जो यहाँ पे अभी सरकार बनी हुई है एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी और अजित पवार की पार्टी है, तो क्या इन तीनों के बीच में सब कुछ ठीक रहेगा और क्या इन तीनों का वही ओहदा केंद्र में भी रहेगा जो अभी है? तो अगर दोनों पार्टियां जो एनसीपी है अजित पवार की और एकनाथ शिंदे की, अगर ये दोनों उतनी सीटें नहीं ला पाती हैं, तो क्या होगा फिर इन दोनों क्या पॉलिटिकल करियर का, साथ ही साथ इन दोनों के शाख का, क्योंकि शाख पे जो है ये बात इस बार आई हुई है। इसलिए योगेंद्र यादव ने लाइन कही है, इस बार के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि इन लोग को ढूंढना पड़े और ये दिखाई ना दे। तो कई सारी बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं और इस बार के चुनाव में काफी कुछ बदलने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चुनाव के दौरान ही जो है कई सारे एक्सपर्ट ये कहने लगे थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो 40 तो छोड़िए, जो है बहुमत 40 तो छोड़िए, 40-45 तो छोड़िए, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और अब जो है 20 मई को चुनाव समाप्त हो चुके हैं और कुछ ही दिन बाकी हैं फाइनल रिजल्ट आने में, और उससे पहले जो देश के बड़े-बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, राजनीतिक जानकार हैं, अब तो वो भी कहने लगे हैं कि बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है महाराष्ट्र में। और ऐसे में जब दोनों बार 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, दोनों ही बार बीजेपी के लिए महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया था। जब उन्हें सेंटर में यानी दिल्ली में जब उन्हें सरकार बनानी थी, दोनों ही बार वो 40-42 सीटें जीत करके पहुंचे थे। और इस बार जब उनकी सीटें जस्ट आधा हो रही हैं, तो क्या बीजेपी की प्लान बी यानी प्लान बी पर वो कोई काम कर रहे हैं? क्या उन्हें जो क्षति पहुंचने वाली है महाराष्ट्र में उसकी भरपाई के लिए क्या कुछ प्लान जो है हमेशा तैयार कर रहे होंगे या बीजेपी के बड़े नेता तैयार कर रहे होंगे? इसका खुलासा तो 4 जून के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो बीजेपी के लिए सरदर्द बनी हुई है और यहाँ पर आने वाला रिजल्ट शायद बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा करने वाला है 4 जून के बाद। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।